Hello बच्चों, welcome back to the channel. So if you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal and me along with my team teaches you all from classes 9 to 12 all subjects. So finally इतिहास की ओर बढ़ते हैं, हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं. क्लास 10th का वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द नेशनलिज्म इन यूरोप. ओके, तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ. अब आपको इस पूरे 10th में मेजरली दो चैप्टर से मेजर आपके क्वेश्चंस आने वाले सबसे ज्यादा मार्क्स के, विच इज नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया. तो नेशनलिज्म इन यूरोप को बहुत ही आसान तरीके से हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है और हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में. नॉट इस वीडियो में, ये चैप्टर एक्चुअली बहुत लेंथी है तो इसके भी 3 पार्ट आएंगे. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. और हाँ, लेट मी गिव यू इस चैप्टर का ब्रीफ. तो यूरोप एक देश है, अभी नेशन स्टेट है यूरोप, बट पहले वहां पे भी मोनार्की थी, फिर वो मॉडर्न स्टेट बना, फिर वो नेशन स्टेट बना. कैसे वहां पे भी रिवॉल्यूशन आया, लोगों ने मोनार्की को हटा फेंका और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की. अभी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और ये सब चीज हम लोग देखेंगे. और फ्रेंच रिवॉल्यूशन अभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं. यस, यू आर राइट. आपको याद होगा आपके क्लास 9th हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लुइस 16 और फ्रेंच सोसाइटी, नेपोलियन. तो इस चैप्टर की शुरुआत भी बस वहीं से होती है. उस चैप्टर खत्म हुआ था नेपोलियन पे. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन ने क्या क्या किया, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, सिविल कोड अगेन, एंड क्यों लोग नेपोलियन को हेट करते थे. हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि क्यों सडनली नेपोलियन हीरो से वहां पे जीरो बन गया. उसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो फ्रांस आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है. फ्रांस आपको याद करना पड़ेगा, आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो हम चालू करते हैं इस चैप्टर को. इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक पेंटिंग से. ठीक है, एक पेंटिंग से इस चैप्टर की शुरुआत होती है. आपको पेंटिंग की फोटो यहाँ स्क्रीन में दिख रही होगी. ये पेंटिंग की शुरुआत इस चैप्टर से होती है. अब ये पेंटिंग है क्या? ये पेंटिंग ये है कि 1848 की बात हो रही है, यानी कि हमको क्या समझ आ रहा है कि भाई 18 सेंचुरी तक डेमोक्रेसी या आई ही नहीं थी यूरोप में. यानी कि लोग जानते ही नहीं थे कि डेमोक्रेसी होती क्या है, कि डेमोक्रेसी को हमको लाना है. तो 18 सेंचुरी तक डेमोक्रेसी यूरोप में आई ही नहीं थी. इसमें हम बात करेंगे यूरोप की. यूरोप में एक फ्रांस नाम की जगह थी. फ्रांस का एक मशहूर पेंटर था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियू. फ्रांस का एक मशहूर पेंटर था जिसका नाम क्या था? फ्रेडरिक सोरियू. वो क्या था? एक पेंटर था. और इस पेंटर ने, इस बंदे ने 4 पेंटिंग्स बनाई. कितनी पेंटिंग्स बनाई? 4 पेंटिंग्स बनाई. और उन 4 में से एक पेंटिंग की फोटो आपको आपकी बुक में दी गई है, जो कि आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी. और ये 4 पेंटिंग में से इसने एक पेंटिंग बनाई जिसका आइडिया किस पे बेस्ड था? डेमोक्रेसी पे. यानी कि चारों पेंटिंग का आइडिया किस पे बेस्ड था? डेमोक्रेसी पे. आई होप आपको डेमोक्रेसी पता होगी. क्लास 6, 7, 8, 9 चारों में आपने पढ़ा है डेमोक्रेसी क्या होती है. उसके बाद आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पे ये बेस्ड थी. फ्रेडरिक सोरियू का एक यूटोपियन विजन था. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि 1 मार्क्स पे आपको पूछा जा सकता है कि भाई फ्रेडरिक सोरियू का विजन क्या था. ठीक है, अगर हम विजन की बात करें तो उनका यूटोपियन विजन था. होता क्या है यूटोपियन विजन? अ विजन इन अ सोसाइटी विच इज सो आइडियल बट इज अनलाइकली टू हैपन. यानी कि अब इस बंदे ने सोचा कि मेरा विजन है भाई, मुझे डेमोक्रेसी चाहिए. अब 18-17 सेंचुरी में कोई डेमोक्रेसी की बात करेगा, आप इसको समझिए कोई अकबर के सामने जाके बात कर रहा है कि अब हमको आप राजा नहीं चाहिए, हम वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे. तो ऑब्वियसली दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल. तो अगर कोई 18 या 19 सेंचुरी में डेमोक्रेसी की बात करेगा तो ये तो भाई गलती है. वो तो आदमी पागल ही समझेंगे लोग उसको कि भाई इस समय कैसे डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, इस समय कैसे डेमोक्रेसी के बारे में बोल रही है, तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है करके. तो यूटोपियन विजन हम उसी को कहते हैं कि ऐसा कोई विजन, ऐसी कोई चीज जिसको जो नहीं हो सकती, यानी कि विच इज अनलाइकली टू हैपन, बट स्टिल हम उसके बारे में सोचते हैं. ठीक है, उसको हम एक यूटोपियन विजन कहते हैं.
सो आई होप यू आर क्लियर विथ यूटोपियन विजन कि क्या होता है कि हमें जब सोसाइटी के लिए एक विजन रहता है कि भाई हमको ऐसी सोसाइटी चाहिए, बट वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो उस समय यूरोप के लोगों के भी लगता था कि भाई डेमोक्रेसी तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फ्रेडरिक सोरियो ने 4 पेंटिंग्स बनाई, एक पेंटिंग आपके बुक में है, उस पेंटिंग का नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये फ्रेडरिक सोरियो की फर्स्ट पेंटिंग का नाम था, जो कि आपके बुक में दी गई है। अगर आप उस पेंटिंग को ध्यान से देखोगे, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, तो उस पेंटिंग में नीचे तरफ अगर आप देखोगे तो कचड़े के समान मोनार्की को जताता है, यानी कि किंग और क्वींस के थ्रोन पड़े हुए हैं नीचे में उस पेंटिंग में। तो आप क्या समझ रहे हो उस चीज से कि भाई हमको अब मोनार्की नहीं चाहिए, मोनार्की गिर गई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और अलग अलग देशों के फ्लैग्स हैं, और जो फ्लैग्स जितना पास है यानी कि वो धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके ये फ्लैग्स भी इसको जताते हैं। तो ये था पूरे पेंटिंग का पर्पस। तो आई होप यू आर क्लियर विद द पेंटिंग वन। अब हम लोग आते हैं रिवॉल्यूशन पे। तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और मोनार्की के पास से पावर हटके पीपल के पास पावर आ गई थी। याद करो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कि भाई लुइस 16 को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया था और ये सब चीज हुई थी वहां पे। उसके बाद जैकोबिन क्लब बना तो उसके हेड को उन्होंने हटा दिया था, गॉलेटाइन कर दिया था। तो वो सब चीज करके रिवॉल्यूशन करके मोनार्क के पास जो पावर थी यानी कि किंग और क्वीन के पास जो पावर थी वो अब हटके किसके पास आ चुकी है, पीपल के पास आ चुकी है। और यूरोप की अगर हम बात करें तो पहले वो मोनार्की था, फिर वो मॉडर्न स्टेट बना और फिर वो नेशन स्टेट बना। यानी कि अभी जो हम इंडिया यूएसए देख रहे हैं अलग अलग कि भाई अलग अलग स्टेट है, सबके अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, सब चीज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट। इंडिया इज ऑल्सो अ नेशन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यूरोप भी पहले मोनार्की था, फिर मॉडर्न स्टेट बना, उसके बाद क्या बना, नेशन स्टेट बना। तो इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। अब लोग इन्फ्लुएंस कैसे होते थे, जो नेशनलिज्म क्या होता है, सबसे पहले अगर आप चैप्टर के थीम को समझें तो नेशनलिज्म की बात हो रही है। नेशनलिज्म यानी कि होता है पेट्रियोटिज्म, देश प्रेम। और ये देश प्रेम स्वयं से नहीं आता है, इसको जगाना पड़ता है। तो जगा कैसे यूरोप के लोगों के बीच, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जब उन्होंने देखा कि भाई फ्रांस सोसाइटी इतना कुछ कर रही है अपने देश के लिए, इतने सारे चेंजेस ला रही है, इतने सारे रिवॉल्यूशन ला रही है, तो भाई हमको भी कुछ करना चाहिए अपने देश के लिए। तो इस वजह से यूरोप के लोगों के अंदर ये चीज जगी और फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म उनके अंदर आई। तो नेशनलिज्म मतलब होता क्या है, फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, यानी कि फीलिंग ऑफ मदरलैंड, यानी कि हम जहाँ पे रह रहे हैं उसके प्रति प्रेम। तो अब हम आगे की वीडियो देखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म की फीलिंग खुद से नहीं आती, नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करनी पड़ती है, फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। तो वो फीलिंग कैसे क्रिएट की गई लोगों के बीच, उसको अब हम जानते हैं। तो हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज क्रिएटेड। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि भाई ये नेशन कलेक्टिवली हमारा है, ये जो पूरा यूरोप है वो कलेक्टिवली हमारा है, वो किसी और का नहीं। इसके लिए जो करना है हमें करना है, वो कोई और नहीं करेगा। तो ये इसकी शुरुआत हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या होता है, शिफ्ट ऑफ पावर हुई थी। किसके किसके बीच पावर शिफ्ट हुई थी, मोनार्की से मोनार्क पावर अब पीपल्स पावर बन चुका था। यानी कि जो मोनार्की के पास पावर थी वो पीपल के पास आ चुकी थी और मोनार्क स्टेट से फ्रेंच एक नेशन स्टेट बन चुका था। इस तरीके से पावर में शिफ्ट हमको देखने को मिला था। जो पावर पहले किंग और क्वींस के हाथ में होती थी वो पावर अब सिटीजन्स के हाथ में होने लगी। तो ये सब देख के अब लोगों के मन में कैसे कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग जगी उसको हम जानते हैं। सबसे पहले आइडियाज ऑफ ला पैट्री
fatherland and les citoyen citizen emphasize the idea of united community among the nation. अब फादरलैंड का मतलब क्या है? जैसे कि हम भारत को माता मानते हैं, अब उस माता को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हमने भारत माता नाम क्यों दिया है? क्योंकि अपनी मम्मी से, अपनी माँ से हर किसी को एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है कि ये चीज मेरी है, ये माँ मेरी है करके। तो उसी तरीके से भारत माता को नाम क्यों दिया गया है? कि भाई लोगों को लगे कि ये जमीन मेरी है, ये लैंड मेरी है करके, उनको बिलोंगिंगनेस महसूस हो सके। तो सेम यूरोप को नाम दिया गया ला पैट्री, यानी कि उसको फादरलैंड डिक्लेयर किया गया कि ये हमारी जमीन है, हमको इसके लिए लड़ना है। एंड ले सिटोयन सिटीजन, जिसका मतलब होता है एम्फसाइज द आइडिया ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी अमंग द नेशन। अब जो सिटीजन थे वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, कोई फ्रेंच में डिवाइडेड है, तो कोई कैथोलिक्स में, कोई रोमन्स में, इस तरीके के डिवाइडेड थे, डिवीजन था सिटीजन्स के बीच। तो उनको भी एकजुट किया गया कि भाई अब अगर हम लोग सब कोई एक साथ आके नहीं लड़ेंगे तो हमको फ्रीडम नहीं मिल सकती। तो उन्होंने एक कम्युनिटी के आइडिया पे एम्फसाइज किया कि भाई हम सब एक नेशन के लोग हैं और हम सब एक कम्युनिटी के लोग हैं, जिसको हमको फादरलैंड के लिए हमको लड़ना है। The new flag, the tricolor was introduced replacing the royal flag. अगर आप फ्लैग देखोगे तो ऐसा रहता है, यहाँ पे व्हाइट एंड रेड एंड ब्लू कलर का इस टाइप का फ्लैग रहता है। तो फ्लैग रिप्लेस हो गया रॉयल फ्लैग। पहले जो था रॉयल फ्लैग होते थे, यानी कि अगर आप मुगल पीरियड देखोगे तो मुगलों का जो रहता था कि ग्रीन कलर का फ्लैग और उसमें लायन बना हुआ है येलो कलर का, वो एक फ्लैग होता था। लेकिन वही चीज यहाँ पे भी हुई कि जिसकी सत्ता थी, यानी कि जो रॉयल फैमिली उस समय यूरोप को रूल करती थी, वो रॉयल फैमिली का फ्लैग होता था यूरोप में। लेकिन वो फ्लैग को रिप्लेस कर दिया गया किससे? ट्राई कलर फ्लैग से, कि भाई अब ये फ्लैग सबका है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा होता है क्या कि हिंदू का फ्लैग अलग, मुस्लिम्स का फ्लैग अलग? ऐसा नहीं होता है, सबका एक ट्राई कलर फ्लैग है, यानी कि ग्रीन, येलो, ग्रीन, व्हाइट एंड ऑरेंज, ये तीन ट्राई कलर का फ्लैग है इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड ऑन द नेशनल एज द नेशनल असेंबली। अब आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में दो तरीके के सिटीजन होते थे, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। तो ये जो दर्जा देते थे, एक्टिव सिटीजन चॉइस करते थे स्टेट जनरल को, यानी कि फैसले कौन लेगा? एक आदमी लेगा। इन सब के फैसले, जितने भी लोग रह रहे हैं, इन सब के फैसले कौन लेगा? एक स्टेट जनरल लेगा। और उसको भी कौन इलेक्ट करते थे? सिर्फ एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन के पास कोई पावर नहीं थी। तो वो सिस्टम भी खत्म किया गया, एक स्टेट जनरल को रिप्लेस कर दिया एक पूरी नेशनल असेंबली से, कि भाई हर रिलीजन, हर कास्ट के लोग रहेंगे उस असेंबली में, तो हर कोई हर कास्ट के बारे में सोच पाएगा। हाइम्स वर रिटन, हाइम्स क्या होते हैं? रिलीजियस सॉन्ग, यानी कि जैसे हमारा जन गण मन वंदे मातरम, जब हम जन गण मन गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, तो अगेन हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आती है कि हमारा देश है, हमारी भारत माता है। तो वैसे ही रिलीजियस सॉन्ग लिखे गए यूरोप के लिए। ओथ्स टेकन इन द नेम ऑफ नेशन, ओथ्स लिया गया, ओथ्स का मतलब तो आई थिंक आपको पता है, ये शपथ ली गई नेशन के नाम पे कि ये हमारा फादरलैंड है, हमको इसके लिए कुछ करना है। Centralized administration system were put in place and uniform laws for all citizens were made. अब सेंट्रल, अगर हम इंडिया की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट है और सबके लिए लॉ सेम है, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबके लिए लॉ सेम है। तो सेम हैपेंड हियर कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बना और सबके लिए एक रूल्स और लॉज बनाए गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, ड्यूज वर एबॉलिश्ड। अब जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते थे, ड्यूज लगते थे, वो सबको भी बंद कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वर अडॉप्टेड। देखो वेट्स का क्या है, मान लो एक ये यूरोप है, ठीक है, अब एक आदमी यहाँ पे जा रहा है, तो मान लीजिए ऑस्ट्रिया में जा रहा है, एक आदमी, तो यहाँ पे 1 kg की वैल्यू कुछ और है। वही आदमी यहाँ पे जा रहा है हंगरी में, तो 1 kg की वैल्यू कुछ और है। यहाँ पे जा रहा है बोहेमियन रीजन में, तो वैल्यू कुछ और है। तो ऐसे करके जो आम आदमी थे वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भाई एक वैल्यू क्या है। अभी अगर आप कोरबा में कोई चीज सामान खरीदो तो उसकी वैल्यू सेम होगी कि भाई 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सेम हैपेंस इन ऑल ओवर इंडिया
कि भाई आप मुंबई भी जाओगे तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता ही है। ऐसा नहीं होगा कि 1 किलो का मतलब वहां पे 500 ग्राम, यहाँ पे 1000 ग्राम, ऐसा नहीं है। एक यूनिफॉर्म सिस्टम है वेट्स और मेजर का। तो सेम हैपेंड देयर कि भाई एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया। पहले ऐसा सिस्टम था, फिर उसको यूनिफॉर्म बनाया गया कि भाई एक सा वेट्स और मेजर होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज वर डिस्करेज एंड फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। अब जैसे कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वो अलग बात है, ममता बनर्जी बोलती है बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बना दो, तो लेकिन हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इंडिया के हर लोग हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज कंसिडर करते हैं इंडिया में। सेम हैपेंड देयर, जो लोग रीजन से डिवाइडेड थे तो वो लोग लैंग्वेज से भी डिवाइडेड थे। एक नेशन किस किस बेसिस पे डिवाइड हो सकता है? हिस्ट्री के बेसिस पे, टेरिटरी के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रेस मतलब रेसिज्म, कलर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे और कल्चर के बेसिस पे, ये सब चीजों पे वो डिवीजन हो सकता है। तो लैंग्वेज का तो लफड़ा ही खत्म कर दिया गया कि भाई फ्रेंच जो है हमारी राज्य भाषा रहेगी और किसी भी रीजनल भाषा को हम ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, डिस्करेज करेंगे। ठीक है, तो इस बहाने से ये सब मेथड से ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ये पॉइंट्स बनते हैं आपके, ये 7-8 पॉइंट अगर आप लिख के आ गए तो हो जाएगा आपका। तो ये सब पॉइंट की वजह से हमको पता चलता है कि कैसे लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लाई गई। अब हम बढ़ते हैं नेपोलियन की तरफ धीरे धीरे। चलो, तो अगला हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि भाई उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। The revolutionaries declared that it's their responsibility to liberate people of Europe from despotism। यानी कि अब जब हमने कुछ अच्छा कर लिया, फ्रेंच लोगों को लगा हमने कुछ अच्छा कर लिया भाई, मैंने रिवॉल्यूशन लिया, हमने रिवॉल्यूशन लिया, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको भी रिवॉल्यूशन की तरफ लेके जाएं, हम उनको भी मोटिवेट करें रिवॉल्ट करने के लिए। तो उन्हें अत्याचार से, डेस्पोटिज्म मतलब कि अत्याचार, तो उन फ्रेंच पीपल को लगा कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूरोप को अत्याचार से बचाएंगे। हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम द नेशन। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि वो जितने भी लोग हैं यूरोप में, जितने भी लोग नेशन में रह रहे हैं, उनकी हेल्प करेंगे। तो अब फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का क्या क्या आइडियाज था यूरोप के प्रति? जैसा कि याद करो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था पिछले साल कि जैकोबिन क्लब्स बनाए गए, तो यहाँ पे भी क्लब्स बनाए गए जिसमें आजादी को लेकर, मोनार्की हटाने को लेकर बात की जाती थी। फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली इन 1970s। फ्रेंच आर्मीज अलग अलग जगह पे जाके युद्ध में लड़ना शुरू कर दी नेपोलियन की मदद से। फ्रेंच आर्मीज हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, ये सब जगह 1790s में जाके लड़ना उन्होंने चालू कर दिया और जगह को कैप्चर करना चालू कर दिया, क्योंकि पहले जमाने में टेरिटरी के बेसिस पे होता था कि भाई ये रीजन मान ले हैब्सबर्ग एम्पायर का है, लेकिन नेपोलियन ने आके यहाँ पे कब्जा कर लिया तो ये एरिया अब किसका हो जाएगा? नेपोलियन का हो जाएगा। तो ये चीज उन्होंने करना चालू कर दी। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी नेशनलिज्म अब्रॉड। अब उसके बाद ये सब लोग इतना मोटिवेट कर देते यूरोप के लोगों को कि फ्रेंच आर्मीज अब ये जो नेशनलिज्म का आइडियाज था, जो नेशनलिज्म की सोच थी, उसे अब्रॉड तक लेके जाए, यानी कि यूरोप तक लेके जाने लगे। तो अब नेपोलियन सिविल कोड और उसके आउटकम के बारे में देखेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस टॉपिक का। अब हम देखें, अगर मैं एक बात करूं कि नेपोलियन का अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच आर्मीज किसके अंडर पे थी? नेपोलियन के अंडर भी थी। नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन के अंडर पे फ्रेंच आर्मीज थी, और ये फ्रेंच आर्मीज हॉलैंड जा रही है, बेल्जियम जा रही है, स्विट्जरलैंड जा रही है, इटली जा रही है। तो जो नेपोलियन है, अगर आप उसका जर्नी देखें तो वो पहले किसका हीरो बना? सिविल कोड लाके फ्रेंच हीरो बन गया। ठीक है, सिविल कोड उसने लाया, लोगों के दिल को जीता और वो फ्रेंच हीरो बन गया। उसने डेमोक्रेसी को हटाया, लेकिन वो उसने लोगों के दिल को जीता और वो फ्रेंच हीरो बन गया। उसके बाद नेपोलियन यूरोप में रहने वाले लोगों की मदद करके वो यूरोप हीरो भी बन गया। तो नेपोलियन के सिविल कोड और नेपोलियन, आज के लिए आप लोग बहुत पढ़ ली हो, तो नेपोलियन के सिविल कोड और उसके आउटकम के बारे में और आगे का चैप्टर हम लोग मिलते हैं, डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब कर देना।